अस्सलाम वालेकुम। अपनी स्क्रीन को गौर से देखें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिटेल इन्वेस्टर को ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि अगर रिस्क कम करना है तो ईटीएफ्स ले लो। इंस्टीट्यूशंस इन ईटीएफ्स के आगे ग्रोथ, मोमेंटम जैसे फैंसी वर्ड्स लगा देते हैं और रिटेल ब्लाइंडली इनमें पैसा पार्क कर देता है। लेकिन आज हम रॉ मैथ और फोरेंसिक डेटा के जरिए इनका ऑडिट करेंगे, और सच ये है कि इनमें से ज़्यादातर ईटीएफ्स आपका वेल्थ बचा नहीं रहे बल्कि मैथमेटिकली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सबसे पहले जेएस मोमेंटम एफईटीएफ को देखिए। मैं आपको आज सिर्फ दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा ये मल्टीपल चार्ट्स सारे ईटीएफ्स पे अप्लाई करके कैसे ये इंडिकेटर्स काम करते हैं, क्या चार्ट की क्या क्वालिटी है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, इन्हें आपने अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहले देखिए जेएस मोमेंटम एफईटीएफ को। देखिए आप मैनेजमेंट फी दे रहे हैं अल्फा जनरेट करने के लिए, लेकिन हमारे कस्टम इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि मोमेंटम के नाम पर आपका फंड, जरा देखिए यहां पर अल्फा को, आपका फंड एक्चुअली बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा है। नेगेटिव अल्फा का मतलब है कि साफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन। अब जरा इन्हें देखिए, ग्रोथ इसके नाम में इन्होंने लिखा हुआ है, द ग्रोथ ट्रैप। जिस ईटीएफ का नाम के अंदर ग्रोथ है वो मैथमेटिकली अल्फा उसका नेगेटिव 19.93 पॉइंट का ड्रैग दे रहा है, एक नेगेटिव ड्रैग। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये अपने कैपिटल को आग लगाना है। देखिए इसका मतलब है कि फंड मैनेजर मार्केट को बीट करने के बजाय आपका पैसा मैथमेटिकली डिस्ट्रॉय कर रहा है। नाम पर मत जाएं, मैथ पर जाएं। लेकिन इस ब्लड बैथ में हमें टोटल 2 ऐसे ईटीएफ मिले हैं जो एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल सेफ हेवन की तरह काम कर रहे हैं। आज नाहिल पॉइंट ज़ीरो पर हम पहली बार पीएसएक्स ईटीएफ्स का फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑडिट करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि किन ईटीएफ से अपनी जान बचानी है और किन में स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी फ्लोर्स वीपीओसी पर एंट्री लेनी है। हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लेट्स ऑडिट द नॉइज। Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. दोस्तों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 90% रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ एक गलती की वजह से अपना पूरा कैपिटल साफ कर देते हैं। वो रैंडम टिप्स पर बग़ैर किसी डेटा के सिंगल स्टॉक्स पिक करते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड्स कभी ये गलती नहीं करते। वो एसेट्स को एक फोरेंसिक लेंस से देखते हैं। आज मैं आपको पीएसएक्स का वो सीक्रेट वेपन दिखाने जा रहा हूँ जो आपके पूरे पोर्टफोलियो के रिस्क को मैथमेटिकली ख़त्म कर सकता है, ईटीएफ्स। लेकिन ठहरें, क्या हर ईटीएफ आपको अमीर बनाएगा? लेट द डेटा स्पीक। दोस्तों, आज के एनालिसिस में हम सारे 9 ईटीएफ्स को चार्ट्स पर रख के मुकम्मल तौर पे आपको दिखाएंगे, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। उनका स्ट्रक्चर भी समझाएंगे, उनके फंडामेंटल्स भी समझाएंगे, उनकी टेक्निकलिटीज़ भी समझाएंगे, और ये भी दिखाएंगे कि पैसा बन भी रहा है या तबाह हो रहा है। हम यहाँ एज्यूम कुछ नहीं करेंगे। अगर किसी फ़ंड की लिक्विडिटी डेड है या उनका ट्रैकिंग एरर मैसिव है तो मैथ और डेटा से उसे स्क्रीन पर आपके सामने आया करेंगे। अक्सर गुरूज आपको म्यूचुअल फंड्स बेचकर अपना कमीशन बनाते हैं, लेकिन आज हम बैलेंस शीट्स, इंस्टीट्यूशनल फ़्लो और रियल T+1 सेटलमेंट मैकेनिक्स की बेस पर प्रैक्टिकली देखेंगे कौन सा ईटीएफ असल में आपका पैसा कंपाउंड कर रहा है और कौन सा आपको ट्रैप कर रहा है। ये कंप्लीट मास्टर क्लास है। अगर आपने इसको एंड तक देख लिया तो आपको अपनी ज़िंदगी में किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ताकि आप इस लॉयल, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट और प्योरली मैथमेटिकल ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। चलिए फोरेंसिक ऑडिट शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, ईटीएफ का फोरेंसिक तारुफ, बेसिक्स ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल्स। देखिए, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कोई जादू नहीं बल्कि एक ट्रांसपेरेंट मैथमेटिकल बास्केट है जिसमें स्ट्रिक्टली डिफाइंड रूल्स के तहत कंपनीज के शेयर्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स डाले जाते हैं। ये बिल्कुल आम शेयर्स की तरह पीएसएक्स पर लाइव मार्केट आवर्स में ट्रेड होते हैं, जिसकी बेसिस पर आपको रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी मिलती है। इसका प्राइमरी मैंडेट किसी मुकर्ररा बेंचमार्क इंडेक्स को एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ ट्रैक करना होता है। म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले में ईटीएफ्स में एंड ऑफ डे एनएवी का वेट नहीं करना पड़ता।
आप जब चाहें मार्केट में एंटर या एग्जिट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ETF का सबसे बड़ा मैथमेटिकल एडवांटेज है जो डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी को क्रश कर देता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्हें एसेट एलोकेशन और रिस्क हेजिंग के लिए एग्रेसिवली यूज़ करते हैं। आप सिर्फ चंद हज़ार रुपए से पूरे KSE 100 इंडेक्स की टॉप 30 या 40 कंपनीज की फ्रैक्शनल ओनरशिप लीगली हासिल कर लेते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी 100% होती है क्योंकि फंड मैनेजर्स अपनी होल्डिंग्स पब्लिकली डिक्लेयर करने के पाबंद होते हैं। यहाँ आपसे एक सवाल है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से ETF म्यूचुअल फंड से मैथमेटिकली बेहतर क्यों है? देखिए, क्योंकि ETF से आम इन्वेस्टर एक्टिव मैनेजमेंट की हैवी फीस जो अक्सर 2 से 3% होती है से बच जाता है। लॉन्ग टर्म में ये 2 to 3% की बचत कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़रिए आपके पोर्टफोलियो में लाखों से मिलियंस का इजाफा कर देती है और आपको रियल टाइम लिक्विडिटी मिलती है। चैप्टर नंबर 2, वर्किंग मैकेनिक्स और क्रिएशन/रिडेम्पशन प्रोसेस। देखिए, ETF की फेयर और इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट कीमत उसके NAV पर मबनी होती है, नेट एसेट वैल्यू। मार्केट मेकर्स ETF की लिक्विडिटी कायम रखता है ताकि ऑर्डर बुक में हमेशा बायर्स और सेलर्स मौजूद रहें। जब मार्केट में रिटेल डिमांड बढ़ती है तो ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स मार्केट से शेयर्स खरीद कर नए ETF यूनिट्स क्रिएट करते हैं। जब लोग पैनिक में ETF सेल करते हैं तो ऑथराइज पार्टिसिपेंट APs इन यूनिट्स को रिडीम यानी ख़त्म करके अंडरलाइंग शेयर्स मार्केट में बेच देते हैं। इस क्रिएशन और रिडेम्पशन प्रोसेस की वजह से ETF की सप्लाई डायनामिकली एडजस्ट होती है ताकि कीमत NAV के करीब तरीन रहे। इसका एक्सपेंस रेशियो एक्टिवली मैनेज फंड्स के मुकाबले में मैथमेटिकली फ्रैक्शन होता है, यानी कम होता है। ट्रैकिंग एरर ETF की क्वालिटी का सबसे बड़ा फोरेंसिक एविडेंस है। अगर ETF का रिटर्न अपने इंडेक्स से कंटिन्यूसली डीविएट यानी अलग हो रहा हो तो फंड मैनेजमेंट वीक है। आपने आम रिटेल ब्रोकर टर्मिनल से आप एब्सोल्युटली वैसी ETF बाय कर सकते हैं जैसे आप हबको या सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर ख़रीदते हैं। यहाँ आपसे सवाल है, अगर कल को KSE 100 पर कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ आ जाए तो क्या मेरा ETF ज़ीरो हो जाएगा? उसका जवाब है कि नहीं। ETF की कीमत सिर्फ उस वक्त ज़ीरो होगी जब उस बास्केट में मौजूद तमाम 30 या 40 कंपनीज एक दिन में बैंकरप्ट यानी दिवालिया हो जाएं, जो कि मैथमेटिकली और इकोनॉमिकली तकरीबन नामुमकिन है। चैप्टर नंबर 3, T+1 सेटलमेंट रियलिटी, मार्केट मैकेनिक्स। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अब मैथमेटिकली T+1 सेटलमेंट साइकिल पर ऑपरेट कर रही है और ETF भी इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जब आप ETF ख़रीदते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन शेयर्स एक्चुअली अगले वर्किंग डे पर आपके CDC अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि कैपिटल वेलोसिटी की रफ्तार डबल हो चुकी है। आप आज बेचकर कल कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्लोज इस T+1 सिस्टम को एग्रेसिवली यूज़ करता है क्योंकि उनका रिस्क एक्सपोजर एक दिन कम हो गया है। अगर आप मार्जिन यानी उधार पर ETF ट्रेड कर रहे हैं तो T+1 की वजह से आपका इंटरेस्ट कॉस्ट यानी सूद का खर्चा एग्जैक्टली 50% कम हो गया है। ETF में रोलिंग सेटलमेंट्स का मतलब है कि मार्केट मेकर को अपनी इन्वेंट्री यानी शेयर्स का स्टॉक मेंटेन करने में T+1 की एफिशिएंसी मिलती है। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें डिविडेंड्स मिलेंगे या नहीं। रूल सिंपल है, एक्स डिविडेंड डेट से पहले T+1 सेटल होना ज़रूरी है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट मैकेनिक्स को समझने बगैर ट्रेड करना फाइनेंशियल सुसाइड है। यहाँ आपसे सवाल है, अगर मैं आज ETF बाय करूं और आज ही सेल कर दूं यानी डे ट्रेडिंग, तो T+1 सेटलमेंट कैसे काम करेगी? उसका जवाब ये है कि डे ट्रेडिंग में आपका बाय और सेल ऑर्डर इंटरनली नेट ऑफ यानी बराबर हो जाता है। आपको फिजिकल शेयर्स की डिलीवरी T+1 पर नहीं आती, बल्कि आपके अकाउंट में सिर्फ आपका प्रॉफिट या लॉस कैश की सूरत में T+1 पर सेटल हो जाता है। चैप्टर नंबर 4, रिस्क आर्किटेक्चर, सिस्टमैटिक वर्सेस अनसिस्टमैटिक रिस्क। देखिए, फाइनेंस के फर्स्ट प्रिंसिपल्स में अनसिस्टमैटिक रिस्क एक स्पेसिफिकली इंडिविजुअल कंपनी का खतरा है, मसलन फैक्ट्री में आग लगना या फ्रॉड। सिस्टमैटिक रिस्क वो ब्रॉड इकोनॉमिक शॉक है जो पूरे मुल्क के इक्विटी मार्केट को हिलाता है, मसलन इंटरेस्ट रेट्स का अचानक 22% पर चले जाना। ETF खरीदने से आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क मैथमेटिकली ज़ीरो हो जाता है क्योंकि अलग 30 कंपनीज एक साथ बैंकरप्ट नहीं हो सकती, लेकिन आपका सिस्टमैटिक मार्केट रिस्क 100% मौजूद रहता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। चलिए इनकी सर्जिकल डाइसेक्शन शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे पेश है ACI ETF, अल-फलाह कंज्यूमर इंडेक्स ETF। देखिए, ACI ETF एक स्ट्रिक्टली इक्विटी बेस्ड ETF है जो मुल्क के कंज्यूमर सेक्टर पर कम्प्लीटली फोकस्ड है, यानी अवामी ज़रूरियात की अशिया बनाने वाली कंपनीज। इसका अंडरलाइंग बेंचमार्क अल-फलाह कंज्यूमर इंडेक्स है जिसमें FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और ऑटो असेंबलर्स और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।
फोरेंसिक एनालिसिस दिखाता है कि कंज्यूमर सेक्टर की डिमांड इन्फ्लेशन यानी महंगाई के दौर में इनइलास्टिक यानी कीमत बढ़ने से तलब ना गिरना होती है। अपनी स्क्रीन पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसकी प्राइस रिलेटिवली कंट्रोल में रहती है, लेकिन ऑटो सेक्टर की इंक्लूशन ETF को इंटरेस्ट रेट सूद की शरह के साथ पॉजिटिवली कोरिलेट कर देती है। रेट बढ़ने से गाड़ियों की सेल्स गिरती हैं। अल्फा एसेट मैनेजमेंट इस ETF की रीबैलेंसिंग स्ट्रिक्टली पीरियोडिकली करती है ताकि कंसंट्रेशन रिस्क ना बढ़े। इसका फंडामेंटल गोल उन इन्वेस्टर्स को अल्फा यानी मार्केट के रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न देना है जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक कंजम्पशन पर बेट करना चाहते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर आपको दिखाएंगे कि इसकी कहानी असल में क्या चल रही है। सवाल यहाँ आपसे यह है कि ACI ETF की वैल्यूएशन किस इकोनॉमिकल टर्म पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। देखिए, उसका जवाब है परचेजिंग पावर पैरिटी और रियल वेज ग्रोथ। आवाम की तनख्वाह महंगाई के मुकाबले में बढ़ती है तो उनकी स्पेंडिंग बढ़ती है, जो डायरेक्टली ACI ETF की टॉप FMCG होल्डिंग्स की अर्निंग पर शेयर को मैथमेटिकली बूस्ट करती है। अब आपकी स्क्रीन पर पेश है रेंको चार्ट्स के ऊपर ACI ETF। ये चार्ट्स पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल में समझाए गए थे, चलिए आज फिर समझते हैं। देखिए, ACI ETF का अगर फोरेंसिक ऑडिट हम यहाँ करें तो ये बाकी ETFs के नैरेटिव में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वार्निंग चैप्टर ऐड करता है। रेंको चार्ट और अल्फा बेरा डेरा का कॉन्ट्रास्ट देखकर साफ पता चलता है कि रिटेल यहाँ क्यों फंस रहा है। देखिए, ये चार्ट देखकर लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। हमारा कस्टम स्मूथ क्लाउड जिगजैग VPOC कोर V6 सेटअप यूज़ करते हुए रेंको ब्रिक्स को देखें। ये साफ और नॉइज़ फ्री स्टेयर्स बना रहे हैं। प्राइस 17 रुपीज़ के आसपास है और जो कि हमारी ETF फास्ट और स्लो लाइंस के बिल्कुल ऊपर कंसोलिडेशन फेज में है। टेक्निकल के हिसाब से ये बहुत बाय ऑन डिप कैंडिडेट लगता है, लेकिन इस चार्ट की तरफ देखिए एक अक्लमंद इन्वेस्टर, एक अक्लमंद ट्रेडर सिर्फ टेक्निकल्स नहीं देखता, वो मैथ देखता है। इस चार्ट को देखिए, अल्फा कितना है, -27.71। टेक्निकल्स हमें दिखा रहे हैं कि प्राइस एक्शन बुलिश है, लेकिन अल्फा का डेरा चीख चीख कर कह रहा है कि ETF के ACI 100 इंडेक्स के मुकाबले में कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये है कंज्यूमर ट्रैप। रिटेलर प्राइस एक्शन देखकर एंट्री लेता है, लेकिन फंड का इंटरनल इंजन वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहा। बेरा यहाँ 0.71 है, यानी ये इंडेक्स से लो वॉलेटिलिटी तो है, लेकिन उस वॉलेटिलिटी का कोई फल यानी रिटर्न नहीं मिल रहा आपको। देखिए, प्राइस एक्शन सिर्फ आधा सच होता है। अगर प्राइस चार्ट ऊपर जा रहा है लेकिन अगर अल्फा नेगेटिव में डीप में सिंक कर रहा है यानी डाइवर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप मार्केट में लिक्विडिटी बन रहे हैं, ट्रैप का हिस्सा बन रहे हैं और आपका पैसा एफिशिएंटली ग्रो नहीं कर रहा। अप्रोच ये है कि हम टेक्निकल्स को सपोर्ट के लिए यूज़ करें, लेकिन अल्फा बेरा का डेरा एंट्री वैलिडेशन के लिए है। ACI ETF फ़िलहाल मेरी वॉच लिस्ट में तब तक नहीं आएगा जब तक इसका अल्फा ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट नहीं हो जाता। देखिए, अल्फा और बेरा को डिटेल में समझने के लिए एक प्रीवियस वीडियो है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट योर पोर्टफोलियोज रिस्क लेवल, वो देख लीजिएगा। उसमें बहुत डिटेल से ये और कुछ चीज़ें समझाई गई हैं, लेकिन यहाँ मुख्तसरन अगर मैं आपको समझाऊं तो 2 मिनट ये सुने। सबसे पहले अल्फ़ा का मतलब है कि आउट परफॉर्मेंस। अगर आपका स्टॉक या पोर्टफोलियो मार्केट के बेंचमार्क जैसा कि ACI 100 इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो आपके पास पॉजिटिव अल्फ़ा है। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट 10% बढ़ी और आपका पोर्टफोलियो 15% बढ़ा तो आपका एक्स्ट्रा 5% आपका अल्फ़ा है। यह आपकी ट्रेडिंग स्किल या स्टॉक पिकिंग का रिजल्ट होता है। अब बात करते हैं बेरा की। बेरा का मतलब है वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव। यह बताता है कि मार्केट के मुकाबले में आपका स्टॉक कितना हिलता है। अगर बेरा 1 है तो आपका स्टॉक मार्केट के साथ चल रहा है। अगर बेरा 1 से ज़्यादा है, जैसा कि मिसाल के तौर पर 1.5 है, तो ये स्टॉक मार्केट से ज़्यादा तेज़ी से ऊपर या नीचे जाएगा, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिवॉर्ड। और अगर बेरा 0.5 है तो स्टॉक मार्केट के मुकाबले में सुस्त और कम रिस्की है। तो याद रखें, अल्फ़ा है आपकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस जो मार्केट को मात देती है। बेरा है आपका रिस्क लेवल यानी आप कितना बड़ा झटका बर्दाश्त कर सकते हैं। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा कोशिश करता है कि उसका अल्फ़ा पॉजिटिव हो और बेरा उसके रिस्क टॉलरेंस के मुताबिक कंट्रोल में हो। अब आपकी स्क्रीन पर पेश है HBLT ETF। याद है मैंने आपको कहा था कि इन हिस्टोरिकल हाइज के ऊपर सिर्फ 2 ETFs हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी, उन 2 ETFs में से पहला ये है HBLT ETF, HBL टोटल ट्रेजरी ETF, द अल्टीमेट हेज।
देखिए HBLT ETF KC100 इंडेक्स की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी से बचने का सबसे बड़ा और एविडेंस बेस्ड फिक्स्ड इनकम ETF है। ये अपना 100% सरमाया प्योरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, टी बिल्स और PIBs में पार्क करता है। इसमें इक्विटी यानी शेयर्स का रिस्क बिल्कुल ज़ीरो होता है। ये मैथमेटिकली इक्विटी मार्केट से नेगेटिवली कोरिलेटेड है, यानी जब KC100 इंडेक्स क्रैश करता है तो ये आपके पोर्टफोलियो को फाइनेंशियली बचा लेता है। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट्स एग्रेसिवली बढ़ाता है तो HBLT ETF के नए बॉन्ड्स का यील्ड यानी मुनाफा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जब इंटरेस्ट रेट्स गिरने लगते हैं, रेट कट साइकिल शुरू होता है, तो इनके पुराने हाई रेट बॉन्ड्स की मैथ के मुताबिक फेस वैल्यू बढ़ जाती है, जो आपको हैवी कैपिटल गेन्स देती है। इस ETF पर डिफ़ॉल्ट रिस्क सॉवरन यानी हुकूमत का है, जो कि प्रैक्टिकली ज़ीरो माना जाता है। यहाँ सिर्फ इन्फ्लेशन रिस्क, महंगाई की वजह से कीमत गिरना अप्लाई होता है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर रैंको चार्ट देख रहे हैं, ये ETF बिल्कुल क्लीन और स्मूथ अपवर्ड ट्रेंड बनाता है बगैर किसी डेली नॉइज़ के। कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी में ये ETF आपके सरमाए का सेफ एंकर यानी मजबूत सहारा होना चाहिए। यहाँ आपसे सवाल है, अगर काइबॉर 22% पर चल रहा हो तो मुझे प्रैक्टिकली इक्विटी ETF लेना चाहिए या HBLT ETF? देखिए, मैथमेटिकली और रैशनली जब रिस्क फ्री रेट HBLT ETF आपको बगैर किसी ख़तरे के 20 से 22 रिटर्न दे रहा हो तो आपको अपना सरमाया यहाँ पार्क करना चाहिए। जब रेट्स गिरना शुरू हों, कर्व इन्वर्ट हो, तो अपना कैपिटल निकाल कर डिस्काउंटेड ETFs में शिफ्ट करना स्मार्ट मनी के साथ शुरू कर दें। अब इस वेल्थ प्रिजर्वर का चार्ट समझते हैं। देखिए, ये रेंको चार्ट सेटअप जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के नॉइज़ को बिल्कुल फ़िल्टर आउट कर देता है। हमारे रेंको चार्ट को यहाँ देखें, प्राइस स्मूथली 200 SMA के ऊपर स्टेयर केस बना रही है। ये एसेट का ट्रेंड स्टेबलाइजेशन है। जब मार्केट में ब्लड बैथ होता है, HBLT ETF का ये रेंको स्टेयर केस ही वो जगह है जहाँ आप अपना कैपिटल पार्क करते हैं ताकि वॉलेटिलिटी से बच सकें। अब आपके स्क्रीन्स पे वो जो एरियाज़ रिटन हैं, पिंक, ऑरेंज टाइप और वो ब्लूइश टाइप जो कलर्स हैं, यहाँ देखें, ये हमारे डायनामिक क्लाउड्स हैं। नोटिस करें कि प्राइस कंसिस्टेंटली क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रही है। VPOC नोड्स सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। जब भी प्राइस क्लाउड के करीब आती है, ये टेक्निकली इंस्टीट्यूशनल बाय जोन बनता है। ये चार्ट प्रूव करता है कि HBLT ETF का टेक्निकल स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है। इट्स नॉट रैंडम, इट्स स्ट्रक्चरल। तो अगर आपने भी एंट्री लेनी है तो वो जो इसके साथ ही नीचे सपोर्ट क्लाउड है अराउंड 111 पे, वो बाय जोन है। अब आ जाएं इस चार्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, क्रिटिकल पार्ट। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर देखेगा कि इसका अल्फा तो नेगेटिव है 93.19 और वो कहेगा कि ये तो बेकार है, स्टॉप। लेकिन ये एक ट्रेजरी ETF है, इसका बेरा 0.03 है। इसका मतलब है कि मार्केट अगर 10% क्रैश करे तो इसे 0.3% मूव करेगा। इसका नेगेटिव अल्फा वेल्थ डिस्ट्रक्शन नहीं, वेल्थ कोरिलेशन का प्रूफ है। ये स्टॉक मार्केट की गैम्बल में हिस्सा लेता ही नहीं है। अगर आपको सिर्फ ग्रोथ चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको कैपिटल सेफ्टी चाहिए तो HBLT ETF का ये डेरा आपको बताता है कि ये आपके पोर्टफोलियो का बैकबोन होना चाहिए। अब आपकी स्क्रीन पे पेश खिदमत है JSGB ETF, JS ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर ETF। देखिए, JSGB ETF पाकिस्तान के हाईली लिक्विड, हाई डिविडेंड पेइंग बैंकिंग सेक्टर को बिल्कुल शार्पली ट्रैक करता है। इसका पोर्टफोलियो KC100 के सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट कमर्शियल बैंक्स जैसा कि HBL, मीज़ान, UBL, MCB पर एक्सप्लिसिटली मुश्तमिल होता है। फोरेंसिक ऑडिट से साबित होता है कि बैंकिंग इंडेक्स काइबॉर यानी इंटरबैंक रेट्स के साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेटेड है। हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बैंक्स का NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, डिपॉजिट और एडवांस का फ़र्क हेविली एक्सपैंड यानी फैलता है। बैलेंस शीट दिखाती है कि पाकिस्तानी बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का मेजॉरिटी हिस्सा रिस्क फ्री गवर्नमेंट टी बिल्स में पार्क करते हैं, जिससे इनकी आमदनी को प्रैक्टिकली गारंटी होती है। इस ETF का डिविडेंड यील्ड हिस्टोरिकल डेटा के मुताबिक कंसिस्टेंट मार्केट में हाईएस्ट ब्रैकेट के अंदर आता है। इसका प्राइमरी रिस्क NPLs, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स यानी ख़राब कर्जे हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट SBP रेगुलेशंस की वजह से फ़िलहाल बैंक्स हेविली प्रोविजनड हैं, महफूज हैं। इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होने पर, रेट्स गिरने पर
शॉर्ट टर्म में इन बैंक्स को बॉन्ड रीवैल्यूएशंस गेंस मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्टेड अर्निंग्स श्रिंक होती हैं। यहाँ सवाल है कि JSB ETF होल्ड करने वाले को टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पर क्या क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। देखिए, उसका जवाब है आपको 200 सिंपल मूविंग एवरेज और बॉन्ड यील्ड कर्व को ट्रैक करना चाहिए। जब तक बैंकिंग इंडेक्स 200 SMA से ऊपर है और यील्ड्स फ्लैट हैं, बैंक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रहती हैं। SMA का ब्रेकडाउन इंस्टीट्यूशनल एग्जिट का एविडेंस होता है। अब हम चलेंगे इसकी टेक्निकल्स की जानिब के दावों के बरक्स हमें टेक्निकल्स क्या कहानी सुना रहे हैं। तो चलिए पिवट करते हैं थोड़ा सा उस तरफ। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर सोचता है कि बैंक्स तो बैकबोन है इकोनॉमी की, इनमें पैसा डालो तो सेफ है। लेकिन क्या ETF वाकई बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ को कैप्चर कर रहा है? आइए इसका ऑडिट करते हैं मिलके। सबसे पहले इस ट्रेंड को चार्ट को देखिए। आपको इसको देख के क्या लग रहा है? प्राइस कंसोलिडेशन हो रही है। इस प्राइस एक्शन को गौर से देखें। ट्रेंड को ब्रिक्स बना रहे हैं कि JSGB ETF एक टाइट कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। ये 37.86 से 38.05 के लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है जहां प्राइस रुकी है। टेक्निकल लेवल्स पर दिख रहा है कि स्टॉक स्टेबलाइजिंग है, लेकिन सिर्फ प्राइस को देखकर इन्वेस्ट करना आधा सच जानने जैसा होता है। अगर आप इसका ये डायनामिक क्लाउड सेटअप देखें जो मुख्तलिफ कलर्स के अंदर लिखा हुआ है, तो प्राइस ने फेब मार्च के जो लोज थे उससे रिकवरी ज़रूर दिखाई है और अब क्लाउड के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये प्राइस रिकवरी इंस्टीट्यूशनल बाइंग का इल्यूजन क्रिएट करती है जिससे रिटेलर ट्रैक होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस चार्ट को देखिए। असली राज यहाँ छुपा है। यहाँ JSGB ETF का अल्फा -16.79 है। दोस्तों, ये एक मैसिव रेड फ्लैग है। आप एक सेक्टर स्पेसिफिक ETF की मैनेजमेंट फ़ी पे कर रहे हैं, लेकिन डेटा दिखा रहा है कि ये फ़ंड अपने बेंचमार्क को बीट करने के बजाय उसे -16.79% से अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसका बेरा 0.83 है, जो ब्लू में लिखा है, यानी ये मार्केट से कम वॉलेटिल है। लेकिन इसका प्राइस रिटर्न इतना पुअर है कि आप बैंकिंग सेक्टर में डायरेक्ट स्टॉक्स लाइक HBL और MCB खुद पिक करके इससे बेहतर अल्फा जनरेट कर सकते हैं। ये सेक्टर ट्रैप है। नाम बैंकिंग का है, लेकिन परफॉर्मेंस वेल्थ डिस्ट्रक्शन की है। चैप्टर नंबर 8, JS Momentum ETF, JSMF ETF, द वेलोसिटी प्ले। देखिए, JSMF ETF एक फैक्टर बेस्ड ETF है जो स्ट्रिक्टली KC 100 में मोमेंटम स्ट्रैटेजी को क्वांटिटेटिवली फॉलो करता है। देखिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग का एब्सोल्यूट रूल ये है, जो शेयर्स पहले से हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उनमें स्मार्ट मनी मौजूद है और वो आगे भी जाएंगे। ये ETF प्रैक्टिकली KC 100 के उन स्पेसिफिक कंपनीज को फिल्टर आउट करता है जिनकी प्राइस वेलोसिटी यानी कीमत बढ़ने की रफ्तार सबसे ज़्यादा हो। ये एक स्मार्ट बेरा इंडेक्स है क्योंकि ये हर रीबैलेंसिंग पर अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स को निकालकर आउट परफॉर्मर्स को ऐड कर लेता है। जैसा कि वॉल्यूम प्रोफाइल VPOC दिखाता है कि मोमेंटम ETFs वहाँ हैवी वॉल्यूम कैप्चर करते हैं जहाँ ब्रेकआउट होता है। बुल मार्केट्स यानी तेज़ी के दौर में ETFs ऑर्डिनरी ब्रॉड मार्केट ETFs को एग्रेसिवली आउट परफॉर्म करता है क्योंकि ये तेज़ी को राइड करता है। बेयर मार्केट्स यानी गिरावट के दौर में ये मैथमेटिकली ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि हाई मोमेंटम स्टॉक्स मार्केट क्रैश में सबसे तेज़ी से लिक्विडेट होते हैं। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर सबसे हाईएस्ट होता है, जिसकी वजह से इसकी इंटरनल ट्रेडिंग कॉस्ट थोड़ी हाई होती हैं। यहाँ आपसे सवाल है, मोमेंटम ETF और आम KC 100 इंडेक्स ETF में फोरेंसिक लेवल पर क्या फ़र्क है? देखिए, आम इंडेक्स ETF जैसा कि मिसाल के तौर पे NITG ETF मार्केट कैप यानी कंपनी के साइज़ के लिहाज पर बेस्ड होता है, चाहे शेयर गिर रहा हो, जबकि JSMF ETF परफॉर्मेंस बेस्ड है। अगर इंडेक्स की सबसे बड़ी कंपनी का शेयर लगातार गिर रहा है तो वो इस ETF उसे मैथमेटिकली अपने पोर्टफोलियो से निकाल फेंकेगा। लेकिन क्या वो बातें चार्ट्स में आ रही हैं? चार्ट को गौर से देखें। दिस एसेट
is a classic example of what we call the momentum trap. It sells the dream of active outperformance but delivers index hugging results with added fee drag. देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स फ्लॉक करके परिंदों की तरह झुरमुट में इस पर ज़ोर से आते हैं क्योंकि दे बिलीव कि एक्टिव फंड मैनेजर is dynamically shifting capital into high growth, high momentum winners. But does the data support the narrative? सबसे पहले प्राइस एक्शन को देखें क्लाउड सेटअप के पास। देखिए, एक ट्रू मोमेंटम एसेट एग्रेसिवली क्लाइम करता है और होल्ड अबव करता है इंस्टीट्यूशनल क्लाउड्स के ऊपर। इंस्टेड यहाँ देखें प्राइस स्ट्रगल कर रही है, ट्रैप्ड है चॉपी कंसोलिडेशन फेजेस में, रिपीटेडली फेलिंग टू ब्रेक अवे द इंस्टीट्यूशनल एवरेजेस। दिस इज इन मोमेंटम, दिस इज इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया। जो ज़्यादा क्लियर होती है ये समझने से कि जो प्रॉपर मोमेंटम ट्रेडिंग वाले ETFs होते हैं वो 200 SMA के ऊपर ट्रेड करते हैं और ये 200 SMA के लगातार नीचे फंसा हुआ है। और इस चार्ट को ज़रा गौर से देखिए, इसका बेरा 0.99 है और इसका अल्फा देखिए -0.45 है। You are paying active management fees for a factor fund that is providing you 0% value. It's hugging the index and actually destroying your wealth compared to the benchmark. बस आप एक प्रीमियम पे कर रहे हैं मोमेंटम के नाम का, उस एक लेबल का। डेटा प्रूव्स अदरवाइज। अब चलिए महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF की जानिब। देखिए, MII ETF स्ट्रिक्टली शरिया कंप्लाइंट यानी इस्लामी उसूलों का पाबंद इक्विटी सिक्योरिटीज़ का एक हाईली ट्रांसपेरेंट एविडेंस बेस्ड ETF है। इसका अंडरलाइंड मैथमेटिकल बेंचमार्क महाना इस्लामिक इंडेक्स MII 30 है, जो PSX की टॉप 30 शरिया कंप्लाइंस कंपनीज पर बेस्ड है। इसके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में कन्वेंशनल बैंकिंग, इंश्योरेंस, अल्कोहल और हाईली लेवरेज्ड यानी मकरूज बिजनेसेस स्ट्रिक्टली फिल्टर आउट हो जाते हैं। स्क्रीनिंग में इसका डेट टू एसेट रेशियो यानी असासों और कर्ज का प्रोपोर्शन कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है क्योंकि शरिया रूल्स एक्सेसिव डेट को अलाउ नहीं करते। ये ETF फंडामेंटली सिर्फ उन कंपनीज़ को सिलेक्ट करता है जिनकी बैलेंस शीट एक्सट्रीमली मजबूत और कैश रिच हों। इकोनॉमिक रिसेशन यानी माशी बुरहान में लो डेट कंपनीज़ मैथमेटिकली ज़्यादा रेजिलियंट यानी साबित कदम होती हैं क्योंकि उन्हें हैवी इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं करनी पड़ती। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वेटेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप की बुनियाद पर होता है जो लिक्विडिटी को कम्प्लीटली इंश्योर करता है। ये फंड रिटेल इन्वेस्टर्स को टेक्नोलॉजी और प्योर इस्लामिक प्रिंसिपल्स का एक डेरा बैक ब्लेंड प्रोवाइड करता है। यहाँ आपसे सवाल है कि MII ETF की शरिया प्योरिटी मेंटेन रखने के लिए मुझे पर्सनली साल के आखिर में क्या करना होता है। देखिए, उसका जवाब है ETF का इंटरनल बोर्ड साल के आखिर में एक डिविडेंड प्यूरिफिकेशन रेशियो डिक्लेयर करता है, मिसाल के तौर पे 3%। इसका मतलब है कि अगर आपको 10,000 रुपये डिविडेंड मिला है तो आपको उसका 3% यानी 300 रुपये रैशनली सदका चैरिटी करना होगा ताकि उस मुनाफे का सूद का उनसर एलिमेंट मैथमेटिकली निकल जाए। लेकिन इन बातों के अलावा टेक्निकल चार्ट्स आजकल हमें क्या बता रहे हैं? क्या ये सारी चीज़ें MII ETF कर पा रहा है? शरिया इन्वेस्टिंग के नाम पर रिटेल इन्वेस्टर को अक्सर लगता है कि एक सेफ और इंडिपेंडेंटली ग्रोइंग एसेट है, लेकिन हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फ्रेमवर्क एक अलग ही पिक्चर पेंट कर रहा है। स्क्रीन पे गौर से ज़रा इस चार्ट को देखिए। सबसे पहले ये हमारा नॉइज़ फ्री रेंको स्ट्रक्चर देखें। प्राइस ने एक अपवर्ड मूव ज़रूर बनाया, लेकिन 18 रुपीज़ के लेवल पर आकर इसने एक सॉलिड रेजिस्टेंस हिट की और अब वहाँ से रिवर्सल रेड ब्लॉक्स बनाए और वहाँ से अब थोड़ा सा ऊपर जाकर आप फिर से देख रहे हैं एक हल्का सा पिंकिश रेड ब्लॉक बनना फिर से शुरू हो गया है। ये मोमेंटम लॉस का पहला टेक्निकल सिग्नल है। एक्सट्रीम चॉपी प्राइस एक्शन, और अगर आप स्टैंडर्ड कैंडल्स पे देखेंगे तो वहाँ पर लंबी लंबी विक्स, प्राइस वीविंग इन एंड मूविंग आउट ऑफ एवरेजेस, रेड फ्लैग्स हैं। पिक्चर और क्लियर हो जाती है अगर आप राइट साइड पे क्लाउड्स की तरफ देखें। ये एसेट एक स्मूथ इंस्टीट्यूशनल फ्लो में नहीं है। प्राइस क्लाउड और मूविंग एवरेज के आसपास बहुत चॉपी मूवमेंट दिखा रहा है। इस चार्ट पर इतने ज़्यादा विक्स और फॉल्स ब्रेकआउट्स हैं कि यहाँ रिटेल इन्वेस्टर का स्टॉप लॉस हंट होना तय है, बिल्कुल लाजिम है। लेकिन क्या ये मुकम्मल पिक्चर है? नहीं। आइए मुकम्मल पिक्चर समझते हैं। ये फाइनलिटी हमें
मैट्रिक्स से मिलती है कि ETF का बेरा 0.99 है। दोस्तों, इसका मतलब है कि ये कोई अलग एसेट नहीं है, ये प्रैक्टिकली सिर्फ इस्लामिक इंडेक्स का 1:1 शैडो कर रहा है। लेकिन असल वेल्थ डिस्ट्रक्शन चुपके से हो रही है। अल्फ़ा की तरफ ज़रा देखें, -1.04 पर खड़ा है। आप एक फ़ंड की मैनेजमेंट फ़ी भी पे कर रहे हैं ताकि आपको वो इंडेक्स जैसा रिटर्न दे, लेकिन नेट रिज़ल्ट में वो बेंचमार्क को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। साथ साथ आप फीस भी दे रहे हैं। इसे हम टेक्निकल ज़बान में इंडेक्स हगिंग विद अ फी ब्लीड कहते हैं। ये एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा, बल्कि मैथमेटिकली आपका कैपिटल स्लोली लीक कर रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर है MZNP ETF, मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स ETF। एक ये MZNP ETF पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अल मीज़ान का सिग्नेचर ETF है। यह ऑफिशियली मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स MZNPI को प्रैक्टिकली रेप्लिकेट करता है, जो कि MI30 के बिल्कुल करीब रहती है। इस ETF की अगर हम ब्रेक डाउन देखें तो इसमें E&P, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फर्टिलाइज़र, खाद और सीमेंट सेक्टर्स के हेविली कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर मिलता है। KC 100 में आमतौर पर कमर्शियल बैंक्स इंडेक्स को ड्राइव करते हैं, लेकिन MZNP ETF में बैंक्स ना होने की वजह से ये स्ट्रिक्टली मैन्युफैक्चरिंग और कमोडिटीज़ प्ले बन जाता है। इस ETF की NAV डायरेक्टली ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइसेस, लोकल गैस सर्कुलर डेट और सीमेंट डिस्पैचेस यानी सेल से मैथमेटिकली कोरिलेट करती है। इन हैवी सेक्टर्स की वजह से MZNP ETF का ओवरऑल PE रेशियो हिस्टोरिकल एवरेज से हमेशा थोड़ा सस्ता और वैल्यू इन्वेस्टिंग के दायरे कार में रहता है। इसका पैसिव मैनेजमेंट अप्रोच इसकी एक्सपेंस रेशियो सिग्निफिकेंटली लो रखता है, जो कंपाउंडिंग के लिए आपको अल्फ़ा देना चाहिए। जिन सरमाकारों को पाकिस्तान की रियल इकॉनमी यानी प्रोडक्शन पर इस्लामी उसूलों के मुताबिक हैवी बेट करनी है, उनके लिए ये अल्टीमेट एविडेंस बेस्ड चॉइस है। यहाँ आपसे सवाल है, MII ETF और MZNP ETF दोनों शरिया कंप्लाइंट हैं, तो मैं एक एक्टिव ट्रेडर के तौर पर इन्हें कैसे डिफरेंशिएट करूं? देखिए, उसका जवाब है वॉल्यूम और AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बेसिस पर। अलमीज़ान की मार्केट पेनिट्रेशन मैसिव है, इसलिए MZNP ETF में जनरली इंस्टीट्यूशनल फ्लो और डेली ट्रेडेड वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जो आपको ट्रेडिंग व्यू पर वॉल्यूम प्रोफाइल POC चेक करते वक्त टाइट बिड आस्क स्प्रेड और बेहतर लिक्विडिटी देता है। लेकिन क्या चार्ट्स भी यही कहानी सुना रहे हैं? आइए इसके भी टेक्निकल्स पर चलते हैं। देखिए, इसके टेक्निकल्स कदरे बेहतर लग रहे हैं, लेकिन क्या अल्फ़ा भी वही कहेगा? तो अब इस शरिया कंप्लाइंट ETF का ऑडिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये MII ETF से बेहतर परफॉर्म कर रहा है या नहीं। पहली नज़र में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हमारा रैंको चार्ट दिखा रहा है कि प्राइस 19-20 के लेवल्स पर बहुत सॉलिड स्ट्रक्चरल फ्लोर बनाया है। वहाँ से एक क्लियर ग्रीन स्टेयरकेस अप ट्रेंड शुरू हुआ है। टेक्निकल मोमेंटम बिल्कुल क्लियर है। ये देखकर कोई भी इन्वेस्टर से ब्लाइंडली बाय करेगा, लेकिन यहाँ देखिए, डायनामिक क्लाउड्स देखें, वहाँ पर भी पिक्चर बुलिश ही है। प्राइस कंसिस्टेंटली इंस्टीट्यूशनल क्लाउड और VPOC वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल नोड्स के ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी इंस्टीट्यूशन फंड में टेक्निकली सपोर्टेड इनफ्लोज ला रहे हैं। यहाँ तक सब कुछ अपॉर्चुनिटी लग रही है, लेकिन ठहरें, असली कहानी इस मैथ में छुपी है। CDF का बेरा 0.99 है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ MI30 को मिमिक कर रहा है, कोई अपना इंडिपेंडेंट मूव नहीं कर रहा। और इसका अल्फ़ा वही स्टिल नेगेटिव 1.04 पर खड़ा है। इसका मतलब है कि टेक्निकल चार्ट्स कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, फंड मैनेजर आपके लिए बेंचमार्क से ऊपर एक रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं बना रहा, बल्कि मैनेजमेंट फीस और ट्रैकिंग एरर्स की वजह से आपका वेल्थ मैथमेटिकल टर्म्स में डिस्ट्रॉय हो रहा है। MZNP ETF एक टेक्निकल मिराज है, एक धोखा है। दिखता स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अल्फ़ा की दुनिया में इट इज़ ब्लीडिंग योर कैपिटल। होगी प्राइस ऊपर, अल्फ़ा नीचे। अब आपकी स्क्रीन से पेश खिदमत है NBPG ETF, NBP पाकिस्तान ग्रोथ ETF। देखिए, NBPG ETF नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फंड्स का स्पेसिफिकली ग्रोथ ओरिएंटेड ETF है। इसका को बेंचमार्क NBP पाकिस्तान ग्रोथ इंडेक्स है, जो उन स्टॉक्स को क्वांटिटेटिवली हंट करता है जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट एवरेज से जियोमेट्रिकली ज़्यादा हों। ग्रोथ ETFs उन कंपनीज़ को ओवरवेट करते हैं जो अपना मुनाफा डिविडेंड में देने के बजाय वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं, जिसे हम हाई रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। फोरेंसिक लेंस से देखें तो इन स्टॉक्स का PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग, और PB रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, आमतौर पर प्रीमियम होता है, यानी महंगा होता है।
इसका एल्गोरिथमिक सिलेक्शन उन कंपनीज को आउट करता है जो वैल्यू ट्रैप्स बन चुकी हों, यानी जिनके शेयर सस्ते तो हैं लेकिन उनकी आमदनी फ्रीज हो चुकी है। जब स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट्स एग्रेसिवली कट करता है तो ग्रोथ ईटीएफ्स की फ्यूचर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की मैथमेटिकल वैल्यू तेज़ी से शूट करती है। ब्रॉड मार्केट तेज़ी के दौर में ये ईटीएफ मैथमेटिकली हाईएस्ट अल्फा जनरेट करता है। इसको होल्ड करने के लिए हायर रिस्क टॉलरेंस चाहिए, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स आने पर हाई पीई मल्टीपल सबसे तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट यानी सुकड़ते हैं। यहाँ सवाल है, एक रैशनल इन्वेस्टर महंगा पीई रेशियो वाला एनबीपीजी ईटीएफ क्यों खरीदेगा जबकि मार्केट में सस्ते पीई वाले फंड्स मौजूद हैं? इसका जवाब है जो मैं अक्सर कहता हूँ, प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। इन्वेस्टर आज ज़्यादा प्राइस पीई इस फंडामेंटल उम्मीद पर पे करता है कि कंपनी की अर्निंग्स अगले 3 साल में भी एग्रेसिवली डबल होंगी, कि आज की महंगा पीई कल मैथमेटिकली सस्ता होगा। लेकिन क्या चार्ट्स भी ये कहते हैं? चलिए चार्ट देखिए। नाम में ग्रोथ ज़रूर लिखा है, लेकिन हमारा फोरेंसिक फ्रेमवर्क इसकी असल रियलिटी कंप्लीटली एक्सपोज कर रहा है। ये सेगमेंट आपके लिए जनाब व्यूवर्स बहुत बड़ी आई ओपनर साबित होने वाला है। ग्रोथ का वर्ड सुनकर अट्रैक्ट होता है और टेक्निकल चार्ट्स भी शुरू में यही कहानी सुनाते हैं, लेकिन आए इसका ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं। अगर आप ये नॉइस फ्री रेंको स्ट्रक्चर देखें तो ये एक परफेक्ट अप ट्रेंड लग रहा है। प्राइस ने एक सॉलिड बेस बनाया है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन स्टेयरकेस बनाती हुई अराउंड 35 के लेवल को ब्रेक कर चुकी है। किसी भी टिपिकल टेक्निकल एनालिस्ट के लिए ये क्लियर कट स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है। टिपिकल कैंडल्स के ऊपर वही इंडिकेटर्स लगे हुए देखें। डायनामिक क्लाउड्स इस सेटअप पे भी हमें वही मोमेंटम कंफर्मेशन दे रहे हैं। प्राइस क्लियर तरीके से क्लाउड और मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दे चुकी है, जो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड शो करता है। यहाँ तक लगता है कि ईटीएफ वाकई ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, लेकिन ये तो आधी पिक्चर है। आइए बाकी पिक्चर देखते हैं। अरे बाय का बटन दबाने से पहले ठहरें, असल शॉकर आपके सामने है। जब हम इस चार्ट पर आकर फर्स्ट प्रिंसिपल्स के मुताबिक एक्चुअल परफॉर्मेंस में ये करते हैं तो डेरा बिल्कुल मुख्तलिफ पिक्चर पेंट करता है। इस फंड्स का बेरा 0.79 है, यानी ये ब्रॉडर मार्केट से थोड़ा कम वॉलेटिल है। लेकिन असल वेल्थ डिस्ट्रक्शन इसके अल्फा में हो रही है, जो इस वक्त मैसिव नेगेटिव 19.93 पर ब्लीड कर रहा है। ये हमारी ईटीएफ ऑडिट का सबसे अलार्मिंग डेरा पॉइंट है। टेक्निकल चार्ट पर जो ग्रोथ आपको ग्रीन ब्रिक्स की सूरत में नज़र आ रही है, वो असल में एक हैवी ट्रैकिंग एरर और अंडर परफॉर्मेंस को छुपा रही है। बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये फंड आपके कैपिटल को सिवियरली अंडर परफॉर्म करवा रहा है। ऐसे नेगेटिव अल्फा के साथ ग्रोथ फंड में पार्क करना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब चलते हैं अगले चैप्टर की जानिब। चैप्टर नंबर 12, NITG ETF, NIT पाकिस्तान गेटवे ETF, द इंस्टीट्यूशनल जायंट। देखिए, NITG ETF नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पाकिस्तान की सबसे कदीम और फाइनेंशियली स्टेबल AMC का ETF है, जिसका बेंचमार्क NIT पाकिस्तान गेटवे इंडेक्स है। ये स्ट्रिक्टली उन मेगा कैप यानी बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनीज पर मबनी है जिनका फ्री फ्लोट लिक्विडिटी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा होती है। गेटवे का मतलब है कि दरवाज़ा, यानी जब FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी गोरों का पैसा पाकिस्तान आता है तो वो हिस्टोरिकली इन्हीं टॉप 10 शेयर्स में सबसे पहले पार्क होता है। इस ETF का टोटल फोकस एक्सक्लूसिवली हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स पर होता है। इसमें स्मॉल कैप या इलिक्विड जंक का कोई एक्सपोजर नहीं। इन ब्लू चिप शेयर्स में डोमेस्टिक पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज की सॉलिड इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप डीपली रूटेड है। जब आप अपनी स्क्रीन पर 200 SMA के सपोर्ट टेस्ट देखते हैं तो गेटवे स्टॉक्स प्रैक्टिकली सबसे क्लीनली उस लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं। इसकी मैथमेटिकली प्रूवन वॉलेटिलिटी छोटी कंपनीज के मुकाबले में नेचुरली स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड रहती है। एक कंजर्वेटिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये KSE 100 इंडेक्स का सबसे अनफिल्टर्ड और हाई क्वालिटी प्रॉक्सी है, यानी मुतबादिल है। यहाँ सवाल है कि NITG ETF का ट्रैकिंग एरर KSE 100 इंडेक्स के साथ इतना क्लोज क्यों होता है? उसका जवाब ये कि KSE 100 एक मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स है, जहाँ इंडेक्स की मूवमेंट का 70% हिस्सा स्पेसिफिकली टॉप 10 to 15 बड़ी कंपनीज ड्राइव करती हैं। NITG ETF क्योंकि इन्हीं टॉप लिक्विड जाइंट्स को होल्ड करता है, इसलिए ये मैथमेटिकली KSE 100 की एग्जैक्ट DNA को हूबहू रेप्लिकेट कर लेता है। लेकिन क्या टेक्निकल चार्ट्स भी यही सच बता रहे हैं जो ये बता रहे हैं?
देखिए, नाम से लगता है कि ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ग्रोथ का मेन गेटवे है। रिटेल इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि यहाँ उनका कैपिटल सेफ भी रहेगा और इंडेक्स के साथ ग्रो भी करेगा। लेकिन आए इसका ऑडिट करते हैं और देखते हैं कि ये गेटवे वाकई आपका प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या वेल्थ डिस्ट्रक्शन की तरफ। सबसे पहले ये चार्ट देखिए, ये हमारा नॉइज फ्री रेंको चार्ट। प्राइस ने एक अपवर्ड मूव बनाया है लेकिन टॉप पर सस्टेन नहीं कर सकी। अब आपको क्लियर कंसेक्यूटिव रेड ब्रिक्स नज़र आ रहे हैं जो डाउनवर्ड मोमेंटम शो करते हैं। प्राइस इस वक्त 37.40 के आसपास अपने सपोर्ट जोन को टेस्ट कर रही है। ये क्लियर स्ट्रक्चरल वीकनेस की निशानी है जहां अपवर्ड मोमेंटम कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर आप डायनामिक क्लाउड्स को ऑब्जर्व करें तो सिचुएशन मज़ीद क्लियर हो जाती है। एक स्ट्रॉन्ग एसेट क्लाउड के ऊपर स्मूथली ट्रेंड करता है लेकिन यहाँ प्राइस एक्शन बहुत चॉपी है। कैंडल स्टिक्स पर लंबी विक्स के शैडोज ज़रा देखें और प्राइस इस वक्त बिल्कुल क्लाउड और मूविंग एवरेज के अंदर फंसी हुई है अराउंड 37। ये इंस्टीट्यूशनल इनडिसीजन है, यानी स्मार्ट मनी को खुद इस एसेट में क्लियर डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। आधी पिक्चर है, मुकम्मल पिक्चर हमें क्या बताती है? देखिए, फाइनल वर्डिक्ट हमें फोरेंसिक मैट्रिक्स से मिलता है। इस फंड का अगर बेरा देखें हम तो वो 0.80 है, जिसका मतलब है कि मार्केट से थोड़ा कम वॉलेटिल ज़रूर है। लेकिन दोस्तों, इसका अल्फ़ा चेक करें, नेगेटिव 19.33 पर है। ये एक मैसिव वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। आप फंड मैनेजर को फीस पे कर रहे हैं और रिजल्ट में वो आपके कैपिटल को बेंचमार्क के मुकाबले में नियरली 20% से अंडर परफॉर्म करवा रहा है। ये गेटवे प्रॉफिट का नहीं बल्कि आपके पोर्टफोलियो की सिवियर ब्लीडिंग का दरवाज़ा है। जब तक अल्फ़ा इतना नेगेटिवली स्क्यूड है, टेक्निकल चार्ट पर कोई भी बाउंस सिर्फ एक फॉल्स होप है, एक ट्रैप है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की जानिब। चैप्टर नंबर 13, UBLP ETF, UBL पाकिस्तान एंटरप्राइज ETF। याद है मैंने कहा था 2 ETFs ही परफॉर्म कर रहे हैं। ये रहा आपका दूसरा ETF और इक्विटी में तो सिर्फ एक ही, वो ये है। UBLP ETF मार्केट में UBL फंड मैनेजर्स का स्ट्रिक्टली डिफाइंड हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडेक्स ट्रैकर है। इसका फंडामेंटल गोल के AC 100 की उन टॉप टियर कॉर्पोरेट एंटिटीज़ में सरमायाकारी करना है जिनकी मैनेजमेंट क्वालिटी और डिविडेंड हिस्ट्री मैथमेटिकली प्रूवन हो। इसमें कमर्शियल बैंक, CNP और टॉप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का एक इंटेलेक्चुअली ऑप्टिमाइज्ड और बैलेंस ब्लेंड रखा गया है। इस ETF की सबसे पावरफुल फोरेंसिक खासियत सेक्टर कैपिंग है, यानी किसी एक सेक्टर जैसा कि ऑयल एंड गैस में एक मुकर्रर परसेंटेज से ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जाएगा। सेक्टर कैपिंग की वजह से अगर किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में सिस्टमैटिक बहरान आता है तो ये ETF कंप्लीटली क्रैश होने से बच जाता है। इसका ओवरऑल पोर्टफोलियो मैथमेटिकली कैपिटल गेन्स और एब्सोल्यूट कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्यून किया गया है। इसका एक्सपेंस स्ट्रक्चर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के स्ट्रिक्टली मुताबिक रखा गया है, जो रिटर्न्स में ड्रैग यानी रुकावट पैदा नहीं करता। कोर्ट पोर्टफोलियो एलोकेशन में एज अ फंडामेंटल इक्विटी ब्लॉक ये ETF इंस्टीट्यूशनल ग्रेड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ सवाल है, फोरेंसिक ऑडिट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एंटरप्राइज ETF के रिटर्न को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, उसका जवाब ये है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के प्रैक्टिकली मतलब है कि कंपनी कैश फ्लोज को हाइड नहीं करेगी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी और रेगुलर ऑडिट्स करवाएगी। ये चीज़ डिफ़ॉल्ट रिस्क को वर्चुअली ज़ीरो कर देती है और इंस्टीट्यूशनल बायर्स इन शेयर्स पर हमेशा प्रीमियम पे करते हैं। ये ऑडिट बाकी तमाम ETF से बिल्कुल मुख्तलिफ और स्पेशल होने वाला है। हमारा फोरेंसिक फ्रेमवर्क आखिरकार एक ऐसे एसेट को पॉइंट आउट कर रहा है इक्विटी बेस्ड जो वैल्यू डिलीवर कर रहा है। दोस्तों, हमने बहुत से ETFs का पोस्टमार्टम किया और देखा कि ज़्यादातर सिर्फ इंडेक्स को हक कर रहे हैं या नेगेटिव अल्फ़ा के साथ कैपिटल ब्लीड कर रहे हैं। लेकिन अब स्क्रीन पर देखें UBL पाकिस्तान एंटरप्राइज ETF, UBLP ETF को। ये एक रेयर एग्जांपल है जहां फंड वाकई परफॉर्म कर रहा है। अगर आप हमारा ये नॉइस फ्री रेंको स्ट्रक्चर देखें तो आपको परफेक्ट बाय एंड होल्ड स्ट्रक्चरल ट्रेंड नज़र आएगा। रेड ब्रिक्स के पुल बैक के बाद प्राइस ने एग्जैक्टली अपने स्ट्रक्चरल सपोर्ट से बाउंस लिया और दोबारा सॉलिड ग्रीन स्टेयरकेस बनाना शुरू कर दिया है। ये प्राइस एक्शन डिक्टेट कर रहा है कि डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब हम इस मोमेंटम को डायनामिक क्लाउड में क्रॉस वेरीफाई करते हैं टिपिकल कैंडल्स के ऊपर तो इंस्टीट्यूशनल बैकिंग बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। प्राइस मूविंग एवरेजेस और क्लाउड से बहुत ऊपर ट्रेड कर रही है बगैर किसी मेजर चॉप या इनडिसीजन के।
इसे कहते हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम राइडिंग। लेकिन वो तो आधी पिक्चर है, आइए मुकम्मल पिक्चर देखें। जो चीज़ इस UBLP ETF को सबसे अलग बनाती है वो हमारी ये मेट्रिक्स हैं। इसका बेरा 1.02 है, यानी ये ब्रॉडर मार्केट के साथ डायरेक्टली अलाइंड है। लेकिन दोस्तों इसका अल्फ़ा चेक करें, 1.72 पॉजिटिव है। अब तक हमने जितने ETFs ऑडिट किए सबका अल्फ़ा नेगेटिव था। ये पहला ETF है जो इंडेक्स के साथ को स्टैटिस्टिकली बीट कर रहा है और अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक्स्ट्रा वेल्थ जनरेट कर रहा है। ये है असल फ़ायदा एक एक्टिव और प्रॉपरली मैनेज ETF का। जब डेरा अल्फ़ा पॉजिटिव दिखाए तभी टेक्निकल ब्रेकआउट की असल वैल्यू होती है। अब बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आगे आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 14, द ब्रूटल ट्रूथ ऑफ लिक्विडिटी, बिड आस्क स्प्रेड और मार्केट मेकर्स। देखिए अब आते हैं ब्रूटल ऑनेस्ट फैक्ट्स की तरफ। PSX में ETFs का एक्चुअल डेली ट्रेडेड वॉल्यूम अक्सर लो होता है। ये एक एविडेंस बेस्ड रियलिटी है। बिड आस्क स्प्रेड आम शेयर्स की निस्बत यहाँ ब्रॉड होता है। अगर आपने मार्केट प्राइस पर बाय का बटन दबाया आप इमीडिएटली लॉस में जाएंगे। मार्केट मेकर कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड होता है कि वो लाइव टर्मिनल पर लिक्विडिटी दे। वो स्क्रीन पर हमेशा ऑफर दे रहा होता है लेकिन उसकी प्राइस स्लाइटली महंगी होती है। अपनी स्क्रीन बेसिक स्क्रीन के ऊपर आप हमेशा लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करें। रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि बस ले लूँ। लिमिट ऑर्डर प्लेस करें, स्क्रीन बंद करें, चले जाएं अगर आप में सब्र नहीं है। अगर वॉल्यूम ज़ीरो भी हो आपका लिमिट ऑर्डर पर लगा होगा तो मार्केट मेकर को एल्गोरिथमिकली उसको फिल करना ज़रूर है, वो मजबूर होगा। इलिक्विडिटी का रोना वो रोते हैं जिन्हें लिमिट ऑर्डर्स और NAV डिस्काउंट पर ख़रीदने की इंस्टीट्यूशनल मैथ नहीं आती। यहाँ सवाल है, अगर मुझे फॉरेन ETF बेचना हो लेकिन बायर स्क्रीन पर ना हो तो मैं क्या करूँ? उसका जवाब है आप मार्केट डेप्थ विंडो ओपन करें। वहाँ एक ऑर्डर साइज़ मैसिव होगा जो मार्केट मेकर का होता है। आप उस एग्जैक्टली स्पेसिफाइड बिड प्राइस पर अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस करें। आपका ऑर्डर माइक्रो सेकेंड्स में एग्जीक्यूट होगा और आपका कैश T+1 पर क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 15, डिविडेंड्स, एक्स डिविडेंड डेट्स और टोटल रिटर्न मैकेनिक्स। देखिए जब ETF के अंदर मौजूद मल्टीपल कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती हैं तो वो कैश ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर के सिक्योर पूल में चला जाता है, वहाँ जमा हो जाता है। ETF मैनेजमेंट अपनी स्ट्रिक्ट कैलकुलेशंस के बाद साल में 1 या 2 बार कंसोलिडेटेड डिविडेंड यूनिट होल्डर्स को पास ऑन करती है। एक्स डिविडेंड डेट पर ETF का प्राइस चार्ट गैप डाउन करके खुलता है। ये कोई क्रैश नहीं है बल्कि डिविडेंड की अमाउंट मैथमेटिकली NAV से एग्जैक्टली माइनस हो जाती है। बहुत से इंस्टीट्यूशनल फंड्स टोटल रिटर्न इंडेक्स बनाते हैं जहां डिविडेंड्स कैश में देने के बजाय फॉर्मली वापस उन्हीं शेयर्स को ख़रीदने में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। री इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका कंपाउंडिंग मल्टीप्लायर जियोमेट्रिकली एक्सपैंड होता है क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको पुराने मुनाफे पर भी मुनाफा मिलता है। कैश पे आउट्स उन लोगों के लिए हैं जो ETF से स्ट्रिक्टली मंथली या क्वार्टरली कैश फ्लो यानी फिक्स्ड इनकम चाहते हैं। PSX के कॉर्पोरेट एक्शंस कैलेंडर्स को ट्रैक करना हमेशा ज़रूरी है ताकि बुक क्लोजर से पहले आप स्ट्रेटिजिकली अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सकें। यहाँ सवाल है कि क्या मुझे KC 100 की हर इंडिविजुअल कंपनी की डिविडेंड बुक क्लोजर ट्रैक करनी पड़ेगी? उसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। ETF का सबसे बड़ा एविडेंस बेस्ड फ़ायदा यही है कि फ़ंड मैनेजर ये सारी हेडेक खुद लीगली हैंडल करता है। तो आपको ETF की सिर्फ एक एक्स डिविडेंड डेट ट्रैक करनी है जो AMC ऑफिशियली PSX पर अनाउंस करती है। चैप्टर नंबर 16, टैक्सेशन, एक्सपेंस रेशियोज और कंपाउंडिंग का असल मैथ। देखिए FBR के लॉज के मुताबिक ETF कैपिटल गेंस पर लीगली कैपिटल गेंस टैक्स अप्लाई होता है। फाइलर्स पर 15%, नॉन फाइलर्स पर 30%। एक्सपेंस रेशियो का कॉन्सेप्ट समझें। अगर 1.5% है तो इसका मतलब है कि हर 1 लाख रुपए पर AMC सालाना 1500 रुपये चार्ज कर रही है, चाहे फंड मुनाफा दे या नुकसान। ये फ़ी आपके कैश में नहीं मांगी जाती या काटी जाती। ये फ्रैक्शनली डेली बेसिस पर ETF के NAV से इंटरनली डिडक्ट होती रहती है। अगर ETF 12% रिटर्न दे रहा है और एक्सपेंस रेशियो 1% है तो आपका एब्सोल्यूट नेट मैथमेटिकल मुनाफा 11% ही कंपाउंड होगा। फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड आमतौर पर ETFs में 0 होते हैं जबकि म्यूचुअल फंड्स में ये 1 to 3% तक होते हैं। ये इनिशियली बचाया गया 2% लोड जब आने वाले 10 सालों तक कंसिस्टेंटली कंपाउंड होता है तो ये पोर्टफोलियो को प्रैक्टिकली डबल कर देता है। आपका ब्रोकर CGT लॉजिकली NCCPL नेशनल क्लियरिंग कंपनी के ऑटोमेटेड सिस्टम से काट लेता है। आपको पर्सनली ऑडिट फाइल नहीं बनानी पड़ती।
यहाँ सवाल है, ETF एक्सपेंस रेशियो की लिमिट मैथमेटिकली कौन सेट करता है और क्या AMC इसे मर्जी से बढ़ा सकती है? इसका जवाब है एक्सपेंस रेशियो की मैक्सिमम कैपिंग यानी हद SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्ट्रिक्टली डिफाइन करती है। AMC अपनी मर्जी से लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती और किसी भी तब्दीली के लिए इन्हें लीगली यूनिट होल्डर्स को एडवांस नोटिस देना होता है। चैप्टर नंबर 17, रिस्क आर्किटेक्चर, सिस्टमैटिक वर्सेस अनसिस्टमैटिक रिस्क। याद है शुरू में हमने इस पर बात की थी, वहाँ से अब इसे कंटिन्यू करते हैं। बेरा एक हार्ड स्टैटिस्टिकल वैल्यू है। अगर KC 100 का बेरा 1 है, आपके ETF का बेरा 1.1 है, तो इसका मतलब है कि ETF इंडेक्स से 10% ज़्यादा फास्ट और वॉलेटिल है। डाउनसाइड हेजिंग यानी गिरावट से बचने के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्लो इक्विटी ETFs को फिक्स्ड इनकम जैसे कि HBLT ETF के साथ स्ट्रिक्टली ब्लेंड करता है। मार्केट की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव असल में आपका ख़तरा नहीं बल्कि लिमिट ऑर्डर्स हिट करवाने का स्ट्रिक्टली सबसे बेस्ट ट्रिगर पॉइंट है। पोर्टफोलियो में रिस्क को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसे मैथमेटिकली डाइवर्सिफाई करके मैनेज किया जा सकता है। यहाँ आपसे एक सवाल है, अगर KC 100 क्रैश कर रहा हो तो मैं अपने इक्विटी ETF को टेक्निकली कैसे डिफेंड करूँ? उसका जवाब यह है कि एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी के ज़रिए आप क्रैश होने से पहले अपने पोर्टफोलियो का एक मेजर हिस्सा HBLT ETF में नेचुरली पार्क कर के रख सकते हैं। KC 100 इंडेक्स क्रैश होने पर आपको HBLT ETF सेल करके सस्ते और अंडर वैल्यूड इक्विटी ETFs एग्रेसिवली ख़रीद सकते हैं। चैप्टर नंबर 18, द अल्टीमेट कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। देखिए, कोर सैटेलाइट एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड और मैथमेटिकली प्रूवन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी है जो हर सॉलिड फंड मैनेजर फंडामेंटली यूज़ करता है। कोर आपके पोर्टफोलियो का सबसे सिक्योर और बड़ा हिस्सा मसलन 70% होता है। NITG ETF, UBLP ETF या HBLT ETF शामिल होते हैं ताकि कैपिटल एग्जैक्टली सेफ रहे। सैटेलाइट आपके पोर्टफोलियो का तकरीबन 30% हिस्सा होता है जिसमें आप हाई रिस्क हाई वेलोसिटी इंस्ट्रूमेंट जैसे JSM FETF NBPG ETF पार्क करते हैं। कोर का स्ट्रिक्टली मकसद हैवी ड्रॉ डाउन यानी खसारे को मैथमेटिकली रोकना और बेस कैपिटल को कंपाउंडिंग से एक्सपैंड करना होता है। सैटेलाइट का फंडामेंटल गोल एक्टिव एंट्रीज लेकर अल्फा जनरेट करना होता है। जब इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट मार्केट में क्लियरली इन हो तो अपने सैटेलाइट हिस्से को एग्रेसिव कर दें। जब RSI वॉल्यूम प्रोफाइल एक्सट्रीमली ओवरबॉट रीडिंग दें तो रैशनली सैटेलाइट जो स्टॉक आपके ETFs हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग करके HBLT ETF यानी कोर की जानिब वापस रीबैलेंस करें। रीबैलेंसिंग एक ऐसी मैथमेटिकल प्रोसेस है जो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को परफेक्ट रखती है। यहाँ सवाल है, क्या मैं अपना 100% पैसा प्रैक्टिकली कोर ETFs में डालकर भूल सकता हूँ? उसका जवाब है जी हाँ। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 100% पैसा ब्रॉड मार्केट कोर ETF में डॉलर कॉस्ट एवरेज करना फाइनेंशियली सबसे बेहतरीन और हिस्टोरिकली टेस्टेड स्ट्रेस फ्री अप्रोच है। चैप्टर नंबर 19, ट्रेडिंग व्यू टेक्निकल फोरेंसिक सेटअप फॉर ETFs। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस ETF की फेयर वैल्यू बताता है जबकि टेक्निकल एनालिसिस ETF की एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन टाइमिंग डिफाइन करता है। अपनी ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन पर सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल पॉइंट ऑफ कंट्रोल इंडिकेटर लगाएं। उसकी सेटिंग्स वगैरह पिछली वीडियो में मैंने दिखाई थी, इसलिए इस दफ़ा फिर से नहीं दिखाई। पिछली जो इससे बिल्कुल पिछली वीडियो रिलीज़ की गई है उसे जाकर काइंडली देख लें, जो रीड्स के ऊपर बनाई गई है। KC 100 और अपने ETF दोनों चार्ट पर रेंको चार्ट मोड ऑन करें। रेंको नॉइज़ को फिल्टर आउट करके आपको प्योर प्राइस ट्रेंड मैथमेटिकली दिखाता है। जब रेंको ब्रिक स्क्रीन होता है और VPOC से ऊपर सपोर्ट लेता है तो ये ETF में इंस्टीट्यूशन फ्लो इन दाखिल होने का एक्सप्लिसिट एविडेंस है। स्टैंडर्ड 200 SMA सिंपल मूविंग एवरेज डेली चार्ट पर लगाएं। जब भी ETF हिस्टोरिकली 200 SMA को टच करता है वो मैथमेटिकली मीन रिवर्जन प्रूव करता है, यानी अपनी एवरेज के पर वापस जाता है। MACD और RSI डाइवर्जेंस तब काम आती है जब आप स्पेसिफिकली मोमेंटम ETF जैसे कि JSM FETF जैसे में ट्रेड कर रहे हो। RSI 30 पर एंट्री एग्रेसिवली प्रॉफिटेबल हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा रूल ऑफ थंब ये है कि आप ETF की T+1 लिक्विडिटी को यूज़ करके एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पर लिमिट ऑर्डर स्ट्रेटेजिकली पार्क करें। इंडिकेटर्स प्रिडिक्ट नहीं करते, वो एक्सक्लूसिवली प्राइस एक्शन और हिस्ट्री का मैथमेटिकली डिराइव्ड एविडेंस देते हैं। अगर यहाँ आपसे सवाल है कि अगर KC 100 अपने VPOC और 200 SMA से ड्रामेटिकली नीचे ट्रेड कर रहा हो तो क्या मुझे ETF बाय करना चाहिए?
उसका जवाब है कि फोरेंसिक लेंस के मुताबिक जब प्राइस 200 SMA से मटीरियली नीचे हो तो इंडेक्स फॉर्मली बेरिश ट्रेंड में है, वहाँ बाय एंड होल्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको HBLT ETF जैसों में शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि आप KSE 100 इंडेक्स की मैथमेटिकल वापस 200 SMA से ऊपर ब्रेक आउट ना दे। फ्रेंड्स, always verify the math. Happy trading.